हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हम जानते हैं कि करंट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। बट इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, यानी कि एक एटम के बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर फ्लो करने लगे, इसमें मूवमेंट हो जाए या फिर यह मोशन में आ जाए, तो हम इसे करंट कहेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है या फिर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में कब कब आ सकता है? इलेक्ट्रॉन्स मोशन में दो कारणों से आ सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तब तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ ही जाता है, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन में आने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कंडक्टर का अपना टेम्परेचर, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। और इसी थर्मल एनर्जी के कारण थर्मल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में। सपोज दैट कि ये हमारा एक कंडक्टर है और इसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर काफ़ी सारे एटम्स है और उन सभी एटम्स के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है उसी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हर एक वस्तु में टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ इस कंडक्टर में भी टेम्परेचर होता है। तो यह टेम्परेचर क्या करेगा, हमारे एटम्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली बॉन्डेड मीन्स उसको हल्का सा भी वोल्टेज या हल्का सा भी टेम्परेचर मिले तो वह वहाँ से निकल सकते हैं। तो हमारे कंडक्टर के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें अगर टेम्परेचर मिल जाए तो वह टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट से निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से निकलते हैं तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इनका मोशन किसी भी डायरेक्शन में होगा और इसी मोशन को थर्मल मोशन भी कहते हैं। और यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो रैंडम होगा। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसी तरह के डायरेक्शन को हम कह सकते हैं रैंडम मोशन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो यहाँ पर कहते हैं हम रैंडम मोशन। अब इस केस में होता क्या है, हम तो जानते हैं कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ भी हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ मूव कर रहा है तो क्या करंट बन रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ करंट नहीं बन रहा है और इसका मेन रीज़न है रैंडम मोशन। यहाँ रैंडम मोशन होने के कारण सपोज दैट कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भागा तो यहाँ कहीं और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में आ सकते हैं। और यही एक बिहेवियर होता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के बावजूद हमारा नेट करंट ज़ीरो होता है। यानी कि ऐसे कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, वोल्टेज ना दिया गया हो, वहाँ पर हमारा करंट ज़ीरो होता है। एक खाली वायर में करंट इसी कारण से नहीं होता है। हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है रैंडम मोशन करते हैं और जिस डायरेक्शन में करते हैं वहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसी डायरेक्शन से कोई इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आ रहा होगा और इसी रीज़न से हमारा नेट करंट ज़ीरो होता है। तो यही रीज़न होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो टेम्परेचर के कारण जो हमारा थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है, उस थर्मल एनर्जी के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं, वो रैंडम मोशन कहलाता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड केस में, जब हमने इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिया। ये हमारा इनिशियल स्टेज है, इनिशियल केस है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब हमने इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करा दिया। देन क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे।
देन हमें यहाँ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। और हम यह भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा इनिशियल स्टेज में हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेम्परेचर या फिर थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन में है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और इसी कारण से क्या होता है, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर यहाँ पे एक क्लोज सर्किट में फ्लो होने लगते हैं और इसी कारण से हमें करंट मिलता है। तो यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी कि ये डायरेक्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोज सर्किट में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या यह जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सीधे इसी डायरेक्शन में आ गए। यहाँ हमने देखा कि हमारा इनिशियल स्टेज में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ था तो रैंडम मोशन हो रहा था, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सडनली स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर रैंडम मोशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यह इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स के सामने से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में आ रहा होता है, जिसके कारण से नेट करंट ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ जो रैंडम मोशन होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का रैंडम मोशन कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि अगला रैंडम मोशन ये इधर करे। अब यहाँ पर रैंडम मोशन इधर तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस एटम पर एक फोर्स लगा रहा है और वह फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की ओर धकेल रहा है। तो यहाँ पर इसी कारण से यह इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडम मोशन तो कर रहा है, लेकिन उसका मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी हो रहा है। अगेन यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेगा, लेकिन यह पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा और यह हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। देन हमारा फिर से यह इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और अगेन एंड अगेन इसी तरह करते हुए हमारा इलेक्ट्रॉन्स फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। और ऐसे करके ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का, इसी कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट मिलता है। ये हमारा हो गया जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कंडक्टर में एंड जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया कंडक्टर में। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। कुछ बेसिक टर्म्स इसमें है उसे भी हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज दैट कि हमारे पास एक कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स है और इसी एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इस कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेगा और यहाँ पे इस वाले जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और इस भी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, तो दो सेम जो साइन होता है, जो चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे को धकेलता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के आसपास आ रहा होगा तो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे एटम के बाहरी ऑर्बिट में चला जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर जब यह इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस ऑर्बिट को धकेलेगा, रिपेल करेगा और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर
किसी और एटम के ऑर्बिट में चला जाएगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, और इसी टाइप से हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक एटम्स के ऑर्बिट से दूसरे एटम के ऑर्बिट में जा रहा है, तो इस जाने के क्रम में उसे कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम को हम कहते हैं T1। अगेन इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम लगा दूसरे एटम के पास जाने में, दूसरे ऑर्बिट के पास जाने में, वो T2 हो गया। अगेन इस इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलरली दूसरे एटम के पास जाने में T3 टाइम लगा। तो इसी तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, और वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा है उसे हम T1, T2, T3 कहते हैं। और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का जो टाइम निकालेंगे, उस टाइम को हम टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। तो इसे हम लिख सकते हैं T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। तो टाउ क्या होता है? एवरेज टाइम होता है जो हमारा यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लगा, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो एवरेज टाइम है फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे n भी लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ और भी टर्म है जिसे हमें जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, और एक और टर्म है जिसे वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के पास गया, सिमिलरली इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के पास, और सिमिलरली सो ऑन होते रहता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो रहा है, वो अपने नज़दीक वाले एटम के ऑर्बिट्स में जा रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन जब हम यह देखेंगे कि हमारा यह इलेक्ट्रॉन्स फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स का इस पोजीशन पे पहुंच जाना हम उसे वेलोसिटी कहेंगे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है। अगेन एक और बेसिक टर्म है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चलिए हम उसे भी जान लेते हैं। अब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है कंडक्टर में, तब क्या होता है, हमारा जो एटम का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में फ्लो कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन के तहत फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हमारा इलेक्ट्रॉन्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इनिशियल स्टेज में इस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट कर गया। तो अब ऐसा जो करंट बनता है, हम सेमीकंडक्टर में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन में था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट कर गया और वह सर्किट में फ्लो करने लगा एक डायरेक्शन की तहत। तो यहाँ पर इस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और ड्रिफ्ट करंट तभी होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।